मांगती है तो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रह जाता, और तब सीईओ से बड़ा योग्य व्यक्ति कोई नहीं रह जाता के इंटरव्यू में। बहुत दिलचस्प है कि जिसने सोल ऑफ इंडिया डिजाइन किया, जिस कंपनी ने, एरिक्सन वर्ल्ड वाइड इंडिया जो कंपनी है, वर्ल्ड ग्रुप की कंपनी है, उसी के बारे में बात चल रही है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए भी संभवतः पीआर एजेंसी के तौर पर हायर की जाएगी। वही राज्य के अलग अलग टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए पीआर एजेंसी के तौर पर हायर की जाएगी। आपने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल किया कि इसमें स्वदेशी कंपनियां क्या शामिल होती हैं। मजेदार बात यह है कि सरकार हमसे कुछ छिपाती नहीं है। उनकी वेबसाइट में वो टेंडर शामिल किया गया है, पब्लिक डोमेन में है, G20 के लिए उन्होंने किस पीआर एजेंसी को हायर किया, कब उन्होंने टेंडर जारी किया, कब उसका सिलेक्शन किया, कब अप्रूवल किया, ये सब पब्लिक डोमेन में है। सरकार ने हमसे कुछ छिपाया नहीं है। हमने क्या किया है कि पीआर एजेंसी को दूसरे टीले पर मान रहे हैं, पत्रकारिता को दूसरे टीले पर रख रहे हैं, भाषा को तीसरे टीले पर रख रहे हैं। हमने एक लेखक के तौर पर, एक मीडिया अध्येता के तौर पर, सब अलग अलग टीले पर जो खड़े लोग हैं उसको हमने कहा आ जाओ, एक भारत समृद्ध भारत के तहत इस मीडिया को भी समझो, पीआर एजेंसी को भी समझो। और बहुत सारे हमारे मीडिया के जो छात्र हैं उनसे एक तरह से किताब अपील करती है कि यदि पत्रकारिता को समझना चाहते हो तो तुम्हें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और वो सब पढ़ना पड़ेगा जिसके तहत एक ग्लोबल कंपनी लोकल फ्लेवर पैदा करती है और सोल ऑफ इंडिया है। यहाँ पर पत्रकारिता के भी बहुत सारे छात्र हैं, और आप उत्तराखंड वाले प्रसंग में के उदाहरण से अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आनंद सूनदास एक संडे टाइम्स के एडिटर का नाम है, और ये वो व्यक्ति है जहाँ से औपचारिक फेक न्यूज की शुरुआत होती है। मैं पहला शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर औपचारिक रूप से एक बड़े फेक न्यूज का अवतरण होता है। उस घटना और उस ब्यौरा के उससे ज्यादा मुझे दिलचस्प लगा उस रिपोर्टर का पूरे ब्यौरे के साथ नाम दर्ज करना। तो बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि वो जो करके चल रहे हैं लोग उन्हें भूलते भी जा रहे हैं, तो लगा कि कोई पीछे है जो चोर पकड़ रहा है। आप इसी प्रसंग को लिखते हुए पत्रकारिता के छात्रों के लिए व्यंग के लहजे में नई संभावनाएं और नई जगहों की बात कर रहे हैं कि आप, उसका मतलब मैंने यही समझा कि आप सीधे बीजेपी या कांग्रेस के आईटी सेल में चले जाएं, उनकी पार्टी के लिए काम करने लग जाएं। अब उन्हीं के मंचों से, उन्हीं के हिसाब से पत्रकारिता संभव है। ये सारी पीआर एजेंसियां की बोर्ड में और सरकार का जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना है व्यापक, उसमें बंद करो। देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही कि भाई आप न्यूज रूम में जा करके इस बात को लेकर घुटते रहो कि मैं पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। इससे बेहतर है ना कि आप एक ग्लोबल मल्टीनेशनल पीआर एजेंसी में जाओ, वहाँ आइडिया पिच करो, और वो जो आइडिया पिच करोगे वो अखबार की हेडलाइंस बनेगी, उस पर एडिटोरियल लिखे जाएंगे, उस पर फीचर लिखा जाएगा। तो दिमाग में किसी तरह का ये जाला नहीं रहे, मुगालता न रहे कि हम पत्रकारिता करने आए थे और हम पीआर कर रहे हैं। मेरी अपनी समझ है कि जब आप पीआर एजेंसी में रह करके पीआर प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी तरह के बैगेज से, किसी तरह के गिल्ट से, किसी तरह के सप्रेशन से एकदम मुक्त रहोगे। मैं यहाँ पर पीयूष पांडे जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने पांडेमुनियम में पूरी बात बहुत विस्तार से की है, जिन्होंने डिजाइन किया है। अब की बात कितना खुलकर बात कर रहे हैं। पीयूष पांडे हिंदुस्तान का वो चेहरा है जिन्होंने सबसे ज्यादा एक के बाद एक वो विज्ञापन बनाए जो पूरे भारत को इनक्रेडिबल इंडिया, सेकुलर इंडिया, लोकतांत्रिक देश के तौर पर दुनिया भर में स्थापित करता है। आप पीयूष पांडे के एक एक विज्ञापन को उठाकर देखिए, आप पाएंगे कि उन्होंने इस भारत को, इस भारत के घरेलू जीवन को, घरेलूपन को, भाषा को और स्त्री को बहुत बारीकी से समझा। और वो व्यक्ति 2014 में पूरे कैंपेन डिजाइन करता है, कोई गिल्ट नहीं है उनको, और वो बहुत साफ तौर पर कहते हैं जिनके लिए वो डिजाइन करते हैं, कहते हैं ही इज अ फाइन प्रोडक्ट।
वो अपनी पूरी बातचीत में, जिसे आप पॉलिटिशियन कह रहे हो, जिसे आप नेता कह रहे हो, जिसे आप सीएम कह रहे हो, उसके लिए वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जिसे हम आईटी सेल कह रहे हैं, उसे बाकायदा स्टार्टअप कहा जा रहा है। इस देश की जो सबसे बड़ी आईटी सेल है उसको स्टार्टअप कहा जा रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब शब्दावली और पूरा ऑपरेशन, पूरा ट्रीटमेंट पीआर एजेंसी के तहत हो रहा है, तो हम बेवजह का गिल्ट में रहकर क्यों पत्रकारिता न्यूज रूम में आकर जुटे? खुलकर आप पीआर एजेंसी के हिसाब से सोचें तो आपको वहां पर ज्यादा करियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए रवि, आप भी जानते हैं, मोर और लेस पत्रकारिता के नाम पर 2BH को 3BH करना है, 3BH को तो 4BH पे ही करना है, नॉर्मल गाड़ी से लेकर एसी भी करना है, तो ज्यादा पीआर एजेंसी में बेहतर है। एक दूरदर्शन पे बात करना चाहता हूँ, पब्लिक ब्रॉडकास्ट इसकी प्रकृति में क्या बदलाव आया है? क्या इसमें भी कोई मुख्य भूमिका अपनाई है? आमतौर पर मीडिया के परिवेश में इसकी उपस्थिति तो रही है, लेकिन इसी तरह से रही है कि सरकार का कोई अंग है, सरकार इस पर कुछ अपनी प्रेस रिलीज देना चाहती है। पर आपको लगता है कि 10 साल में दूरदर्शन के स्वभाव में, प्रकृति में, सामग्री में आपने कोई परिवर्तन देखा है? और वो परिवर्तन क्या प्राइवेट न्यूज चैनलों से अलग है या उनके जैसा है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दूरदर्शन इस बात के लिए बदनाम रहा है, रविकांत सर हमारे साथ बैठे हैं, दूरदर्शन को सरकारी घोटू के तौर पर पहचान बनी रही। दूरदर्शन को एक समय राजीव दर्शन कहा जाता था। दूरदर्शन के लिए कहा जाता था कि नेहरू वॉज विजनरी, शास्त्री वॉज रीविजनरी एंड इंदिरा वॉज टेलीविजनरी। मतलब दूरदर्शन का मतलब सरकारी तंत्र, सरकारी चेहरे। लेकिन पिछले कुछ सालों से दूरदर्शन के मूल चरित्र में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये कि सरकार से कहीं ज्यादा कई बार प्राइम टाइम में वो विपक्षी पार्टियों को दिखा है। दूरदर्शन विपक्षी पार्टियों पर लगातार प्राइम टाइम शो करता है और रोज अपने दर्शकों को बताता है कि इस लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत है। यानी रोज आपको एक ऐसी चीज दिखाई जाए और कहा जाए खा मत लेना, ये इस्तेमाल की चीज नहीं। ये दूरदर्शन का चरित्र है। एक किताब लिखी है अशोक श्रीवास्तव ने, 2 प्रोग्राम करते हैं वो, और वो पूरी किताब इस बात पर केंद्रित है कि कैसे उन्होंने एक इंटरव्यू लेना चाहा और उस इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट करने से दूरदर्शन ने रोक दिया। अपनी उस पूरी किताब में, मैं किताब का नाम इसलिए यहाँ नहीं लेना चाहता कि हमारे मीडिया के छात्र थोड़ा गूगल करें, खोजें और उन प्रकाशकों की भी कुछ किताबें खरीदें। मैं यहाँ पर एक एक किताबों की सूची बताने लग जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा भी आप बहुत सारी किताबें खरीदें। तो अशोक श्रीवास्तव उस पूरी किताब में बार बार दोहराते हैं कि दूरदर्शन प्रोफेशनल नहीं है, दूरदर्शन प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन वो संभावित देश के प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उसके पहले अपने एक दोस्त को, राजीव को बताते हैं, राजीव शर्मा को, कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया। और वो व्यक्ति अगले दिन अखबार में छाप देता है, इंटरव्यू का जो हेडलाइन है वो अखबार में छाप देता है। लोक सत्य के नाम से अखबार में वो इंटरव्यू का हिस्सा छप जाता है जो दूरदर्शन के लिए लिया गया। आप मुझे बताइए रवि, दूरदर्शन का ये प्रोफेशनल रहा? दूसरी बात ये कि उस पूरी किताब में बार बार ये कहा जा रहा है कि दूरदर्शन में रहकर मैं बहुत घुटन महसूस करता हूँ, यहाँ मैं खुलकर बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और इंटरव्यू के दौरान एक दूसरी लीड कैमरा में डाल दी जाती है, और जब कैमरा में दूसरी लीड डाल दी जाती है तो एंकर को पता ही नहीं चलता कि कोई दूसरे कैमरे की लीड उसमें डाली गई। बाद में जब पता चलता है कि एक दूसरे राज्य की सरकार ने अलग से कैमरा में रिकॉर्ड करवाया है, तब वो कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, ये स्मार्ट मूव है। क्या आज जो मौजूदा हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी है, दूरदर्शन उस स्मार्ट मूव का मौका देने के लिए तैयार है? ये हमारे पब्लिक ब्रॉडकास्टर का यहाँ तो उपलब्ध बदला। और इसमें एक बात मैं भाषा को जोड़ता हूँ, जो कि बहुत ही दूरदर्शन की भाषा है। अलग अलग दौर में अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही, लेकिन हमारा एतबार इस बात पर बना रहा कि कम से कम आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए आप हिंदी और अंग्रेजी सीख सकते हैं। ये कहते हुए बहुत जिम्मेदारी से, मुझे पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जो भाषा है वो इस देश में नागरिक पैदा नहीं करती। वो भाषा लगभग ट्रोल की भाषा है, क्योंकि भारत में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ही है
कि वो 5 साल में एक बार मतदाता होगा, बाकी समय वो देश का नागरिक होगा और उसके भीतर नागरिक समझ विकसित हो जाएगी। आज यह माध्यम 5 साल एक मतदाता के रूप में कैसे काम करे, उसकी तरह व्यवहार करे, इस दिशा में माध्यम काम करे। इस किताब को गला फंस गया, किताब खरीद लिए ना? नहीं खरीद। इस किताब के लिए जब आप संदर्भ जुटा रहे, लिख रहे, देख रहे, तो क्या आप भी कई पत्रकारों की तरह निराश हो रहे थे कि इस मीडिया को आप विषय बना? हाँ, इसमें विषय एक तरह से भरभरा रहा है और जो भी उसके मकसद रहे हैं उस पेशे के, वो उस पेशे मकसद से बहुत दूर जा रहा है, खत्म हो रहा है। आप पढ़ाते भी हैं, क्या आपको लगता रहा कि मैं एक ऐसा मीडिया परिदृश्य देख रहा हूँ जहाँ मेरे ही पढ़ाए छात्रों को मैं जिन चरित्रों को, किरदारों को देख रहा हूँ टेलीविजन के ऊपर, उनका ही भविष्य अब इस माध्यम में कई प्रकार से कोई जगह नहीं है, कोई बची नहीं। जब मैं संदर्भ जुटा रहा था तो रवीश, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और एमफिल पीएचडी आते आते लगभग अघोषित रूप से तय हो जाता है कि आप किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे। इस प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं, उस प्रोफेसर के स्टूडेंट से बात करने लग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैंने अपने भीतर शुरू से ये समझ रखी कि ये मेरे चॉइस का मामला नहीं है कि मुझे एनडीटीवी इंडिया पसंद है, दूरदर्शन पसंद है और जी न्यूज और इंडिया टीवी पसंद नहीं है। जनाब जो दूसरी किताबों को लेकर आ रहे हैं ऑटोग्राफ के लिए, लोकतंत्र में श्रम का बहुत महत्व है और जो लेखक आपसे बात कर रहे हैं उसने बहुत श्रम किया है। मुझे सभी किताबों से प्यार है, लेकिन कुछ मिनट हमें अपनी किताब से भी प्यार कर लेने दीजिए। प्लीज गिव मी माय ओन स्पेस। तो मैंने कोई खेतेबाजी नहीं की। आप जब कहते हैं, आप माने जब हम मीडिया विमर्श कहते हैं तो कहते हैं मीडिया बटा हुआ है, हालांकि अब बटा हुआ नहीं है, एक तरफ हो गया, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के वो तो सब धीरे धीरे यूट्यूब की तरफ अंतिम ठिकाना जिसको हम कहते हैं जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब हम दर्शक के स्तर पर बढ़ जाएंगे, यानी हम सिर्फ इंडिया टीवी जी न्यूज देखेंगे या सिर्फ हम इंडिया टीवी या जजीरा देखेंगे, तो हम तो दर्शक के तौर पर बढ़ गए। मैंने क्या हम अपने भीतर नहीं की। मैं आपको सच बताऊं रवि, जब मैं प्राइम टाइम में खुद आता था एनडीटीवी पर, उस समय मैं डीएनए देखता था टीवी, और जो जिस शो में मैं आता था उसको मैं सुबह रिपीट टेलीकास्ट देखता था। आपसे जितनी मेरी बात एनडीटीवी प्राइम टाइम के दौरान हुई, मैंने सारे एपिसोड सुबह देखे और उस समय जी न्यूज देखा, इंडिया टीवी देखा, TV9 भारतवर्ष देखा। मेरे लिए चुनाव नहीं था। अब मैं एक संदर्भ में दिलचस्प बात बताऊं। मुझे एक किताब के बारे में पता चली ऑर्गेनाइजर से। ऑर्गेनाइजर अमूमन हाथ में दिख जाए, 5 जने हाथ में दिख जाए तो कहेंगे क्या मीडिया पर समझ बना रहा होगा ये व्यक्ति। ऑर्गेनाइजर में ऐसे किताब के बारे में मुझे जानकारी मिली, सर पीछे रही थोड़ा, और मुझे लगा कि कैसे इसमें छाप दिया है। तब मुझे समझ में आया कि रिव्यू करने वाले भी कई बार बहुत जल्दबाजी में होते हैं। किताब पर जिस व्यक्ति